Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on Law Semester Q&A series. Students, आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे हमारी यूनिट 2 जिसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पे। आज के जो 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। तो और इसके साथ साथ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बेलमेंट। जबकि हम जो सेकंड क्वेश्चन डील करेंगे वो हम बात करेंगे कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं बेलर एंड बेली की। और फाइनली क्वेश्चन हम डील करेंगे ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कि वो क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स क्या है और प्लेज किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम बेलमेंट। यही सब डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें एसेंशियल्स पूछ रहा है बेलमेंट के और दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि काइंड्स ऑफ बेलमेंट कौन कौन सी है। तो जब हम एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट की बात करेंगे तो आंसर में हमारे आ जाएगा सेक्शन 148 जहां पर बेलमेंट डिफाइंड है, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब सेक्शन 148 कहता क्या है कि एक बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलीवरी हो रही है किसकी, गुड्स की। तो हम इसी के साथ साथ हमने बेसिकली क्या किया है, इस डेफिनेशन से ही हमने 5 एसेंशियल्स निकाले हैं बेलमेंट के, जिसमें सबसे पहला एसेंशियल है डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जिस तरीके से जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं वहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आप गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है गुड्स की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहीं पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा सेक्शन 148 की एक्सप्लेनेशन पे, जो कि बहुत साफ साफ शब्दों में ये कहती है कि अगर डिलीवरी ना भी हो, विच मींस कि अगर ऑलरेडी पोजीशन में है बेली गुड्स के और अब वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखते हो या जनरल सर्कमस्टांसेस में आप देखते हो कि डिलीवरी होती है। सो वेरी फर्स्ट एसेंशियल इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आते हैं सेकंड एसेंशियल पे। फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ, फ्रॉम द बेलर टू द बेली, इसका मतलब जो डिलीवरी कर रहा है उस पार्टी को हम कहेंगे बेलर और जो डिलीवरी ले रहा है ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट उसे हम कहेंगे बेली। थर्ड एसेंशियल, फॉर सम पर्पस। अब ये फॉर सम पर्पस क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने कपड़े देता हूं लॉन्ड्री में, ठीक है। सो अब ये किस पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं, किस पर्पस, तो क्लीनिंग के लिए, ठीक है, वॉशिंग के लिए और आयरन के लिए। तो ये पर्पस जैसे ही फुलफिल हो जाएगा वो मुझे रिटर्न कर देंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज हैं, अब मुझे उसको रिपेयर करने के लिए देना है, तो वहां पर जो पर्पस होगा वो पर्पस हो जाएगा रिपेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, रिपेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। फोर्थ एसेंशियल, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट भी आपका एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, लेकिन 76 से लेके 266 तक आप स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी एंड सो ऑन। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द पर्पस अकॉम्प्लिश्ड। अब ये जो भी आपका पर्पस था जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो अब यहां पर क्या होगा, जो बेली है वो गुड्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। किसको, टू द बेलर, या फिर और अदरवाइज डिस्पोज्ड। अदरवाइज डिस्पोज्ड का मतलब है कि बेलर की डायरेक्शंस पे जो भी बेलर डायरेक्शंस देगा बेली उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। अगर आपको ये पांचों एसेंशियल समझ में आ गए हैं तो अब आपको सेक्शन 148 को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, बाय वन पर्सन टू अनदर, दैट इज बेलर टू बेली फॉर सम पर्पस। वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन बेलमेंट टू बेलमेंट। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दैट दे शैल when the purpose is accomplished be returned। तो जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा वो रिटर्न कर देंगे। और अदरवाइज डिस्पोज्ड, अदरवाइज डिस्पोज का मतलब है जो भी बेलर कहेगा कि भाई आपको इन गुड्स को सो एंड सो पर्सन को देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना लैपटॉप दिया रिपेयर करने के लिए और मैंने कहा जैसे ये ठीक हो जाएगा गिव इट टू माय ब्रदर। नाउ टू गिव इट टू माय ब्रदर इज बेसिकली कि अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द बेलर, ठीक है जी। And according to the directions of the person
delivering them. तो I hope कि what are the essentials of bailment, meaning of bailment with illustrations हमने first part complete कर लिया. अब आते हैं second part पे, what are the various kinds of bailment. तो देखिए वेरियस काइंड्स ऑफ बेलमेंट को समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो काइंड्स हैं वो दो बेसिस के ऊपर हो सकते हैं. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन एंड द सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स टू द पार्टीज. अब इसका मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब पैसा, विच मीन्स कि बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस हो सकता है या नॉन ग्रेटिट्यूअस हो सकता है. कुछ एग्जांपल से समझते हैं. ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जिसमें आपकी कंसिडरेशन नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर पर आए, आपको मेरी लाइब्रेरी में से कोई बुक पसंद आई और मैंने आपको वो बुक पढ़ने के लिए दे दी. अब जैसे ही आपकी बुक आप रीडिंग कंप्लीट कर लोगे, वो बुक आप मुझे रिटर्न कर दोगे. तो अब ये हमारे बीच में है क्या? दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. लेकिन इसमें कोई कंसिडरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है. राइट. अब एग्जाम्पल लेते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, जिसमें रेम्यूनरेशन होता है. जैसे कि मैंने कपड़े लॉन्ड्री में दिए, तो अब जो भी वॉशरमैन है, मैं उसको जो भी हमारे बीच में प्राइस तय हुआ होगा वो मैं उसको पे करूंगा. सो दैट इज गोइंग टू बी द कंसिडरेशन. तो वहां पर आ जाएगा नॉन ग्रेटिट्यूअस पेमेंट. अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स टू द पार्टीज. तो ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं. एक तरह का बेलमेंट होता है जिसमें सिर्फ बेलर को ही बेनिफिट होता है. दूसरे टाइप का होता है जिसमें बेली को ही बेनिफिट होता है. और थर्ड टाइप होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है. अब एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से. बेनिफिट टू द बेलर ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेलर को ही बेनिफिट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे एक फिश बॉल है और अब मैं अकेला ही रहता हूं और मुझे कहीं अब्रॉड या कहीं दूर ट्रेवल करना है कुछ दिनों के लिए. तो अब मैंने क्या किया, अपने नेबर के यहाँ उस फिश बाउल को रखवा दिया और उनको कहा कि देखिए मैं आऊंगा विद इन 7 to 10 days, तो तब तक आप ये खाना है फिश का, तो ये प्लीज आप इनको देते रहना. अब ये दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट, लेकिन इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? ओनली फॉर द बेलर. ठीक है जी. सो इसमें यूजुअली एग्जांपल्स आपके आते हैं फॉर द कस्टडी ऑफ गुड्स. ठीक है. अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे. बेनिफिट्स ओनली और यू कैन से एक्सक्लूसिवली टू द बेली. जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन लिया था, आप मेरे घर पर आए और आपने कहा कि इस लाइब्रेरी से मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये रीड करनी है और मैं 1 week में आपको रिटर्न कर दूंगा. अब इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? इस बेलमेंट से बेनिफिट किसको हो रहा है? ओनली टू द बेली, क्योंकि आपको वो बुक रीड करने को मिल रही है. राइट. एंड देन लास्ट वन इज जिस बेलमेंट में दोनों को बेनिफिट हो. फॉर एग्जांपल मैं अपनी कार वॉश कराने के लिए एक शॉप पे गया, अब उन्होंने कार वॉश की, मैंने उनको उनके चार्जेस पे किए, तो अब इसमें मेरा भी फायदा हुआ, मेरी कार जो है वॉश हो गई और उनका भी फायदा हुआ क्योंकि उनको जो है वो कंसिडरेशन उसके रिटर्न में मिल गई. सो जो आपके काइंड्स ऑफ बेलमेंट है वो दो बेसिस पर हो सकते हैं, जैसा कि हमने एक एक करके ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं. इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए मैंने एक केस लॉ भी इसमें इंक्लूड कर दिया है फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट 1961. सेक्शन 148 मेक्स इट क्लियर दैट अ सेलर कैन बिकम अ बेली. तो एक जो सेलर है ना वो भी बेली बन सकता है. शर्त क्या है? He contracts to hold the goods as a bailey. In the absence of such contract, he cannot be regarded as a bailey. तो मैं आपको बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं फॉर दिस सेक्शन 148 की यहाँ पे बेसिकली कलकत्ता हाईकोर्ट कहना क्या चाहती है. तो रिमेंबर जब आप मार्केट में जाते हैं और एक दुकान से बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, अब आपको बाकी शॉप्स पे भी जाना है, तो अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से जो शॉपिंग की है क्या वो बैग्स जो है मैं कैरी करके चलूंगा सारे के सारे. तो आप उसी शॉपकीपर को बोलते हैं भैया 1 घंटे बाद आप ही की शॉप, आपने उसको पे कर दिया है ऑलरेडी, जो भी आपने उस शॉप से खरीदा है उसको आपने पे कर चुके हो, विच मीन्स की सेल हो चुकी है. राइट. आप पे कर चुके हो, वो कह रहा है आप सामान लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि फॉर योर बेटर कन्वीनियंस कि भाई आप इसको 1 घंटे के लिए अपनी शॉप पर ही रख लो, हम क्या करेंगे बाकी जगह अभी शॉपिंग करने जाएंगे और वहां से जैसे ही हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी जाते हुए हम यहां से पिकअप कर लेंगे. अब वो जो है शॉपकीपर अगर एग्री कर लेता है तो वो है तो सेलर, लेकिन अब वो उन गुड्स का बेली भी बन जाएगा. राइट. तो यहां पर यही इस जो है लैंडमार्क जजमेंट में इसी तरीके से कहा जा रहा है कि सेलर भी जो है वो बेली बन सकता है इफ ही कंसेंट्स फॉर दैट. चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी? बेलर एंड बेली की. देखिए बेलर और बेली की राइट्स एंड ड्यूटीज याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं. बेलर के जो भी राइट्स होंगे वो बेली की ड्यूटीज होंगी
और बेली के जो भी राइट्स होंगे वो बेलर की ड्यूटीज। ये तो एक छोटी सी हो गई ट्रिक। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे कि भाई बेलर कौन है और बेली कौन है। बेलर जो गुड्स को ट्रांसफर करता है, सॉरी गुड्स की डिलीवरी करता है, ट्रांसफर इज नॉट द राइट वर्ड, गुड्स की डिलीवरी करता है फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट। और बेली उन्हीं गुड्स को ले रहा है, उनकी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब आ जाते हैं जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ बेलर। तो बेलर के क्या राइट्स हैं? राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट। देखिए ये जो राइट है ना, ये ड्यूटी के साथ आता है कि अगर आप अभी आपका पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले आप जो है उसको अगर टर्मिनेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कॉम्पनसेशन भी देना होगा टू द बेली। बट अगेन क्योंकि आप ओनर हैं गुड्स के, तो आप कभी भी उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकेंड वन, राइट टू टेक द गुड्स बैक। तो ओनरशिप आप ही के पास है, तो जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा तो आप उनको वापस भी ले सकते हैं, या फिर आप उसको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि किस तरीके से गुड्स को डिस्पोज करना है। जो आपका यहाँ पे सेकंड और थर्ड राइट है, ये दोनों तभी आएंगे जब आपका पर्पस कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ वन, राइट टू स्यू इन केस ऑफ ब्रीच। तो आप सूट भी फाइल कर सकते हैं अगर बेली जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को ब्रीच करता है तो। एंड द लास्ट वन इज ओनरशिप ऑफ गुड्स लाइज इन द बेलर। तो देखिए जब आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओनरशिप जो है वो बेलर के पास ही रहेगी, सिंपल। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा कि गुड्स डिलीवर करने पर आपके जो है ओनरशिप भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ ये जरूर है, पोजेशन जरूर आप जो है वो देंगे बेली को, सो दैट कि वो पर्पस ऑफ जो बेलमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो पोजेशन जो है वो जाएगा लेकिन ओनरशिप नहीं जाएगी। तो ये थे आपके राइट्स ऑफ बेलर। अब आते हैं जी ड्यूटीज ऑफ बेलर पे। तो डिस्क्लोज ऑल द कंसर्न फैक्ट्स एंड फॉल्ट्स अबाउट द गुड्स बेल्ड। तो गुड्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, अब आप जो भी पर्पस, अब फॉर एग्जांपल मेरी शर्ट पर एक खास तरीके का मान लो कोई चाय का दाग है या कोई स्पेशल दाग है, तो वो ना आप बेली को बताओगे अलग से कि भैया ये थोड़ा ना अच्छे से वॉश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कुछ पेंट लग गया था या चाय का निशान लग गया था, जो जो भी निशान इजीली नहीं जाते हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके का फॉल्ट है तो आपको इंफॉर्मेशन बतानी होती है टू द बेली। सेकेंड वन, टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। तो अगर ये ग्रेट्यूटोरियस बेलमेंट नहीं है तो भाई जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। इवन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आपको देने पड़ सकते हैं, जैसा कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं भैया अगर ये दाग नहीं गया तो हमें सो एंड सो एक और प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे। तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकता है, क्योंकि बेली ने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है कि जनरली आपके एक शर्ट की वॉशिंग इतने में होती है, लेकिन अगर ये दाग नहीं गया तो हम सो एंड सो केमिकल यूज करेंगे, उसके हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पर रीजनेबल भी हो गए, एक्स्ट्रा भी। और बेली क्या कह रहा है, अगर भाई जो दाग अगर उसमें ही निकल गया, फर्स्ट वॉश में ही निकल गया, तो हम आपसे रीजनेबल ही चार्ज करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट उस वॉश में नहीं निकला तो फिर हम अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्पनसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो हमने राइट ऑफ बेलर में भी डिस्कस किया था कि अगर आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन करते हैं तो आपको कॉम्पनसेशन यहां पर देना ही देना होगा। अब आ जाते हैं जी दूसरी तरफ, बेली। बेली के क्या क्या राइट्स होते हैं? आपको पोजेशन मिलेगा ऑफ द गुड्स ताकि आप पर्पस को फुलफिल कर सके। राइट टू लियन, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं बाद में, अब हम कहते हैं भाई हम तो उस इतने पैसे देंगे ही नहीं, हम 100 रुपीज नहीं देंगे लॉन्ड्री के फॉर वन शर्ट। अब वो कह रहा है ठीक है मैं राइट टू लीन एक्सरसाइज कर लूंगा। अब उसने आपको पहले ही बता दिया था कि जो खर्चा आएगा वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज आएगा, अब आप 100 रुपीज दे नहीं रहे हो, तो उस केस में वो राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट वन, राइट टू रिकवर कॉम्पनसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। तो ये वही यहां पर उसकी ड्यूटी थी, तो यहां पर इसका राइट हो गया। राइट टू कंसिडरेशन, तो अगर ये ग्रेट्यूटोरियस बेलमेंट नहीं है तो वो कंसिडरेशन तो अपनी चार्ज करेगा ही करेगा। राइट टू स्यू इन केस ऑफ ब्रीच, तो किसी भी तरीके से अगर आप ब्रीच करते हो तो वो भी आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। लास्ट पर आते हैं जी अब हम, ड्यूटीज ऑफ बेली। तो ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है? रीजनेबल केयर। अब ऐसा ना हो कि वो शर्ट को ही फाड़ दे, ऐसा ना हो कि शर्ट चोरी हो जाए, ऐसा ना हो कि शर्ट गुम हो जाए, ठीक है, जो कि मुझे लगता है लॉन्ड्री में सबसे कॉमन होता है।
ठीक है। और यूजुअली ज्यादातर ऐसा होता है जो आपकी फेवरेट शर्ट या टी शर्ट होती है ना, वो जरूर गुम होती है, वो जरूर खराब होती है लॉन्ड्री में, ठीक है। तो आपको रीजनेबल केयर तो गुड्स की करनी ही करनी होगी। ड्यूटी टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर एग्रीड पर्पस ओनली, यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर ये बनता है कि अगर मैंने अपनी कार दी है सर्विस कराने के लिए, या उसमें कुछ इश्यूज थे वो करेक्ट कराने के लिए, अब उन्होंने कहा जी 3 दिन में हो जाएगी ठीक, अब उन्होंने एक ही दिन में उसको ठीक कर लिया, बाकी 2 दिन वो कहीं और लेकर घूम रहे हैं गाड़ी को। तो ये नहीं होना चाहिए, जिस काम के लिए आपको गाड़ी दी है उसी के लिए आपको यूज करना है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विद अदर गुड्स, तो इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे आप आटा लेकर जाते हैं, सॉरी आप गेहूं लेकर जाते हैं पिसवाने के लिए, तो अब जो गेहूं आप लेकर गए हैं कोई और भी गेहूं लेकर आया हुआ, आपके पास भी कुछ गेहूं है, तो ऐसा ना हो कि हमारे गुड्स जो है आप मिक्स कर दो। आपको उनको इस तरीके से रखना है, जो जो अलग अलग कस्टमर्स हैं उनको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि जो जो जिस तरीके का गेहूं लेकर आया उसको वही जो है आप पीस कर दो, तो मिक्स आप ना कर दो अदर गुड्स में। ड्यूटी टू रिटर्न, अब यहां पर भी प्रॉपर्टी लिखा है, गुड्स लिख सकते हो। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पर्पस, तो आप ओनर तो बन नहीं गए हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है बेली की कि आप रिटर्न कर दो। ड्यूटी टू रेंडर करेक्ट स्टेटस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो भाई अभी अगर कोई जैसे मान लो 3 दिन के लिए दिया है आपने, 2 दिन बाद आपने कॉल किया कि भाई क्या स्टेटस है, तो आपको करेक्ट स्टेटस बताना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताना है कि कितना काम हो गया है, कितना बचा हुआ है, क्या एक ही दिन में हो जाएगा या हमें ज्यादा टाइम लग सकता है। So these were the rights and duties of bailor and bailey in respect of goods of bailment. अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे फॉर टुडेज सेशन। व्हाट इज प्लेज? अब जैसे ही व्हाट इज प्लेज आपके दिमाग में 172 आ जाना चाहिए। और दूसरा है कि प्लेज किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम बेलमेंट। आपको यहाँ पर मैं एक और एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगा, जब आप प्लेज के बारे में पढ़ते हैं तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही मिल जाता है 172 ऑनवर्ड्स, लेकिन जब आप मॉर्टगेज के बारे में पढ़ते हैं तो वो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसके रिलेटेड जो डिटेल में लॉ देखने को मिलता है। अब प्लेज, और पहले तो प्लेज है क्या, ठीक है जी, और फिर बल्कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्टगेज, और फिर हम मेजर हमारा जो क्वेश्चन है कि ये बेलमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है ये हम डिस्कस करेंगे। तो 172 से ही आपको जो है एसेंशियल्स मिल जाएंगे। पहला एसेंशियल है बेलमेंट ऑफ गुड्स, तो प्लेज में क्या हो रही है, बेलमेंट ही हो रही है गुड्स की, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, एक स्पेसिफिक है एज सिक्योरिटी। अब बेलमेंट क्यों दे रहे हो, अब गुड्स का जो है वो डिलीवरी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उसको एज अ सिक्योरिटी ट्रीट कर रहे हो। क्यों एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो, इसलिए ताकि पेमेंट हो जाए फॉर अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। तो यहां पे ना बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है। एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही लेमन एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इन वर्ल्ड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ प्लेजेस कि सोने के माँ के कंगन, ठीक है जी, माँ के सोने के कंगन अगर आप गिरवी रख के पैसा उठाते हो, सो दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आप क्या कर रहे हो, आपने सोने के कंगन दिए, उनकी डिलीवरी की, उनका क्या किया, बेलमेंट किया। किस लिए किया, फॉर सिक्योरिटी। जैसे आप जब आप डेट पढ़ते हो तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज योर सिक्योर्ड डेट, वन इज योर नॉन सिक्योर्ड डेट। तो सिक्योर्ड डेट जिसमें सिक्योरिटी होती है, नॉन सिक्योर्ड जिसमें आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये आपके सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है। कल को आपने पैसे नहीं दिए जो आप लेकर गए तो भैया सोने के कंगन भूल जाओ, ठीक है। किस लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है जी, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, या फिर और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब आपसे कोई, मैं आपसे कोई प्रॉमिस करता हूं लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं सर आप परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, तो मैं कहता हूं ठीक है आप ये गुड्स रख लो, आप मेरी बाइक की चाबी रख लो, आप बाइक रख लो मेरी, ठीक है, और जब तक मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता जब तक वो बाइक आपकी आपके पास एज अ सिक्योरिटी रहेगी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग अ प्लेज, ठीक है जी। तो आई होप कि प्लेज का मीनिंग क्लियर हो गया। एसेंशियल्स डन है, एक बार पढ़ लेते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो जैसे बेलमेंट में बेलर और बेली होते थे, तो यहाँ पे बेलर बन जाएगा पॉनर और बेली बन जाएगा पॉनी, ठीक है जी। तो आई होप व्हाट इज प्लेज तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ऐसा डिफरेंस तो मेजर है लेकिन याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है, दैट इज कि जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखते हो तो वो आपका प्लेज होता है, और जब भी आप
इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हो तो वो आपका बन जाता है मॉर्गेज। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, हाउ प्लेज इज डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट। तो ओके, पहले एक बार एक जजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, ललन प्रसाद वर्सेस रहमत अली एंड अनदर्स 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहता है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड द लॉ विद रिगार्ड टू प्लेज एज कोडिफाइड इन सेक्शन 172 टू 176। इन शॉर्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो हम इंग्लिश लॉ के कंपैरिजन में ही पढ़ते हैं। द रीजंस आर वेरी सिंपल, क्योंकि अगेन जो इन्फ्लुएंस रहा है, जो लॉ रहा है, जो बेसिक्स रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। कुछ कुछ कहीं कहीं डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब हम प्लेज के कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं तो दिस इज कंप्लीटली सेम। यहां पर यही बात कही जा रही है। तो अंडर सेक्शन 172 अ प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। अब आ जाते हैं जी डिफरेंस पे। तो सेक्शन 148 बेलमेंट है आपका, 172 प्लेज है। यहां पर आपका मीनिंग लिखा हुआ है जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया ही है कि बेलमेंट क्या है और प्लेज क्या है। नेम ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे बेलर एंड बेली होते हैं, यहाँ पर पॉनर एंड पॉनी होते हैं। पर्पस यहाँ पे फॉर सम पर्पस होता है। अब वो इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है, लेकिन यहाँ पे पर्पस जो है बहुत ही नैरो है, बहुत ही स्पेसिफिक है इन कंपैरिजन टू बेलमेंट। कंसिडरेशन तो ये आपकी हो भी सकती है क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट भी होती है, मे बी नॉट नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट भी जो है वो होती है, लेकिन प्लेज में देयर इज ऑलवेज अ कंसिडरेशन। ओनरशिप, ओनरशिप आपकी जो होती है वो बेलर के पास ही रहती है, लेकिन प्लेज में जो है आपकी प्लेजर के पास ओनरशिप रहती है। लेकिन अगर प्लेज फेल हो जाता है तो फिर जो है उसको जो है उसकी ओनरशिप भी जो है वो डेंजर में आ जाती है। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक एक एग्जांपल भी इंक्लूड कर दिया है। अ पर्सन गिविंग क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट। और गोल्ड लोन्स, ठीक है, आई थिंक काफी देयर आर वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर फेमस कंपनीज जो कि गोल्ड लोन एंड सो ऑन प्रोवाइड करती हैं, तो वो जो हैं आपकी फॉल कर जाएंगी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज में। So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say